हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लिबरलिज्म को डिस्कस किया था, क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। अब एक उसके अगला स्टेप शुरू करते हैं। आप सभी ने क्लासिकल लिबरलिज्म के ऊपर लिख लिया होगा एंड आई होप कि आपको लिबरलिज्म का बेसिक समझ आ गई होगी। लेकिन फिर मैं एक लाइन में आपको फिर समझाता हूं, लास्ट पूरे लेक्चर को एक लाइन में क्रक्स में। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, ये मैन पर कंसंट्रेट करता है। मैन मतलब पर्सन पर कंसंट्रेट करता है। ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो मैन नीड है और स्टेट मैन के लिए है। स्टेट जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैन के लिए है। रोल, इट मीन रोल ऑफ द स्टेट। अगर हम रोल पूछें, रोल ऑफ द स्टेट शुड बी मिनिमम। हमारे बिल्कुल सिंपल सी लाइन, मिनिमम रोल कर दो। चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे वो सोशल स्फीयर हो, चाहे वो रिलीजियस स्फीयर हो, किसी में भी स्टेट का रोल मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। यहां एक वर्ड आप समझने की जरूरत है, मिनिमम और मैक्सिमम में क्या फर्क है। मैक्सिमम का मतलब वेलफेयर स्टेट। यहां हम मैक्सिमम कब रोल स्टेट प्ले करेगा, जब वो वेलफेयर एक्टिविटी करेगा, लोगों के कल्याण के ऊपर काम करेगा, लोगों के लिए सोशल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लॉन्च करेगा। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मिनिमम रोल का मतलब है वही रोल प्ले करेगा जो रोल उसे दिया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट। एम आई राइट? इसके बिना इसका रोल नहीं होगा। अब इसका रिजल्ट क्या है? यहां तक बात समझ आ गई आप सबको? आगे चलते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रुप ऑफ आइडिया जो है आइडियोलॉजी बन जाती है और उसे जब लोग फॉलो करते हैं तो इज्म बन जाता है। क्लासिकल लिबरलिज्म को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए? स्टेट का रोल कम हो गया। मैं सिर्फ एक इकोनॉमिक स्फीयर में डिस्कस करूंगा इसको। एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट दिया था, वेलफेयर ऑफ नेशन वाले कॉन्सेप्ट में, वहां पर अगर हम बात करें तो स्टेट का रोल मिनिमम हो गया। इट मीन वहां पर कैपिटलिज्म आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म? व्हेन इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय मार्केट। व्हेन इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय मार्केट, मार्केट मीन डिमांड एंड सप्लाई। आप जो डिमांड करोगे वही सप्लाई होगा। स्टेट विल नेवर इंटरफेयर। स्टेट नहीं कहेगा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोसेस पर भी डिस्कस नहीं करेगा क्योंकि रोल ही नहीं है स्टेट का, मिनिमम रोल है। तो कैपिटलिज्म आ गया। ओके, ये अच्छा है तो पूरा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस कैपिटलिज्म का, इस इकोनॉमिक व्हाटएवर जो एक्शन का हमारी सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इस कैपिटलिज्म से हमारी जो सोसाइटी थी वो पहले भी नो डाउट सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, रिच, मिडल, जो मीडियोकर लोग हैं, एंड पुअर। जो मिडिल क्लास थी वो मिडिल क्लास 2 पार्ट में डिवाइड थी। तो मैं कहता हूं सोसाइटी की जो मिडिल क्लास है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। मैंने पहले भी आपको शुरुआत में ये बताया था, लिबरलिज्म बेसिकली मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी। जो मिडिल क्लास का रिजल्ट रहा कैपिटलिज्म, और इसने सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वही मिडिल क्लास रिच लोग बन गए और उन्हीं मिडिल में से कुछ लोग पुअर हो गए। इट मीन वो मिडिल क्लास की डिवीजन हो गई। अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल का कोई रोल नहीं था इसमें। दे वर सेटिस्फाइड। जो बहुत अमीर थे, जो राजाओं के इसमें थे, उनको कोई इंडस्ट्री से लेन देन नहीं था। जो बहुत गरीब था उसे अब रोटी मिल जाए तो शाम की रोटी की चिंता थी, इससे ज्यादा उसे घर नहीं बनाना, गाड़ी नहीं बनाना। बैकर क्लास, क्लियर? वेरी पुअर पीपल, लेबर क्लास। मैक्सिमम हैप्पीनेस यहां कहां आएगी? वहां नहीं। वो देखा जाए तो मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास थे।
तो मिडिल क्लास के लोगों को खुश करना है, उनको पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करवाना था। ये अलग हम उसमें पॉलिटिकल स्फीयर में जाएंगे। बात क्लियर है? ओके। जब ये रिच और पुअर में डिवाइड हुआ तो यहीं से एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई। ये जो पुअर क्लास, अब ये मिडिल क्लास का जो पार्ट पुअर रह गया, जो इंडस्ट्री से एक मीन ये रिच कैसे बनी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे। और ये पुअर क्लास कौन से थे? जो लेबर क्लास थी, इसी में से लेबर क्लास बनी। वर्कर थे, लेबर प्लस वर्कर्स। वर्कर कौन सी? स्किल्ड वर्कर। Am I right? Okay. यहां सोसाइटी में फिर ये मिडिल क्लास ने एक फिर आइडियोलॉजी फॉलो किया। यहां से इन लोगों ने एक आइडियोलॉजी शुरू किया कि ये जो मिडिल क्लास में, अब मैं बात बताता हूं आपको। सपोज करते हैं हम इस कैटेगरी के लोग हैं, हमसे कोई पूछता है कि आप और आपके साथी इकट्ठा शुरू किया काम, आज बहुत अमीर है, आप गरीब रह गए, क्यों? तो ये मिडिल क्लास की एक आइडिया डेवलप हुआ, सच्चा या झूठा लिव। इन्होंने क्या कहा कि बेसिकली रिच क्लास ने पुअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन किया है। कैसे किया? हालांकि आगे जाकर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू आएगी, बाद में मैं इसको समझाऊंगा, जो कि जहां मार्क्स आएगा, अभी मार्क्स नहीं आए। तो इन लोगों ने कहा कि एक टाइम आएगा तो यूटोपियन बातें करने लगे। क्या टाइम आएगा? जब भगवान किसी चीज का फैसला करेगा और सब अमीर लोगों से पैसा लेकर गरीब लोगों में डिवाइड हो जाएगा और सोसाइटी इक्वल हो जाएगी। ये सोसाइटी की बात करते थे, चाहे यूटोपियन ही था। ये लोग किसकी बात कर रहे थे? क्लासिकल लिबरल। मैंने क्या बोला? एक पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं, एक पर्सन की लिबर्टी की बात करते हैं। ये पर्सन को इकोनॉमिक मैन कहते हैं, बट ये जो सोशलिस्ट थे ये सोसाइटी की बात करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म एंड क्लासिकल सोशलिज्म। और बेसिक देखा जाए तो लिबरलिज्म और सोशलिज्म में भी यही फर्क आएगा, हमारे। तो ये सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट इनको ये नहीं पता था कि ये कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, व्हाट विल बी द प्रोसेस। इनको नॉलेज नहीं थी। यूटोपियन बात कर रहे थे, भगवान ऐसा करेगा, एक दिन इनके मन में रहम आ जाएगा, इनको लगेगा ओहो हमारे पास 4 घर हैं, 6 घर मुझे क्या करनी है। ये यूटोपियन बातें, काल्पनिक बातें कर रहे थे। रियलिटी में ऐसा होगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। जैसे जोड, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल सोशलिस्ट थे जो ऐसी बातें करते थे। लेकिन इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का कोई इस क्लासिकल लिबरल आइडियोलॉजी पर इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन तभी एक बहुत बड़े सोशलिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर पैदा हुए जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। अब देखा जाए तो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। इसलिए एक लाइन और समझ लेना, सोशलिज्म से कम्युनलिज्म जाना ये एक रास्ता था। ये यहां से शुरू हुआ, यहां एंड था। तो मार्क्सिज्म सिर्फ एक बीच में ट्रांजिट पीरियड था। बहुत सारे लोग सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को अलग अलग मानते हैं। नो, एक ट्रांजिट पीरियड था। बेसिकली आइडियोलॉजी दोनों की एक ऐसा टाइम आएगा जब सब कुछ सोसाइटी का हो जाएगा, रोल ऑफ द स्टेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये बात मानती थी हमारे। तो मैं मार्क्स जब आए तो कार्ल मार्क्स ने इन लोगों के आइडिया को, जो यहां से चलता आ रहा था बट यूटोपियन है, इसमें सिर्फ एक हाउ में, मतलब एक साइंटिफिक बेस दे दिया और कुछ नहीं किया। आइडिया अभी भी वही है कि सब कुछ सोसाइटी के अंडर आ जाएगा, सब कुछ स्टेट जो है, जो स्टेट कर रहा है इनके मुताबिक। अभी भी क्लासिकल लिबरल तो कह रहे थे स्टेट तुम्हारे लिए है, गरीब लोगों के लिए है। लेकिन मार्क्स
ये नहीं मानते थे। कार्ल मार्क्स ने तभी एक लाइन कही थी कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ रिच पीपल टू एक्सप्लॉइट पुअर पीपल। स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, एक यंत्र है एक्सप्लॉइट करने, शोषण करने के लिए अमीर लोगों के हाथ दे रखा है कि आप गरीब लोगों का शोषण कीजिए। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने अपनी बात को साइंटिफिक बताना था तो इन्होंने बड़े मेथड अडॉप्ट किए, एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मैं थोड़ा सा सिस्टम लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं। तो साइंटिफिक मार्क्स ने क्या, अगर आपसे पूछा जाए सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या फर्क था, एक साइंटिफिक बेस का फर्क था। और इन्होंने मार्क्सिस्ट फिलोसोफर ने क्या किया, इन्होंने कहा मेथड क्या अडॉप्ट किया। नेचुरली साइंटिफिक मेथड चाहिए थी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होना चाहिए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सहारा लिया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की बात की, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की बात की। मैं यहां डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और सरप्लस वैल्यू को एक 2 मिनट में समझाता हूं, डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट में कहते हैं, जहां हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को जब सोसाइटी में प्रैक्टिकल वर्जन में देखा तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बन गया। वो एक बात में बिलीव करते थे, थीसिस और उसका एक एंटीथीसिस होगा। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। कार्ल मार्क्स ये बिलीव करते थे सोसाइटी में कोई भी, हालांकि ये बात हीगल से लेकर आए थे, उनके पॉलिटिकल लीड गुरु थे, वो ये मानते थे कोई भी एक आइडिया है, वो आइडिया अपने आप में प्योर नहीं हो सकता, ये हीगल कहते हैं। उस आइडिया का क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। जब क्रिटिसिज्म होगा तो पहले वाला जो आइडिया है वो, जब उसका क्रिटिसिज्म हुआ तो वो एक नया आइडिया डेवलप होगा। नेचुरली नए आइडिया को मे बी हम कुछ एक्सेप्टेंस के साथ लेकर आएंगे कि हाँ दिस इज द क्रिटिसिज्म, हम नेक्स्ट वाले में ये क्रिटिसिज्म नहीं लेकर आएंगे। नया आइडिया आते ही वो थीसिस बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए शायद थीसिस है कि नया आइडिया है, लेकिन उसी टाइम उसका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक आइडिया आए और वो परफेक्ट बन जाए। सेम बात को कार्ल मार्क्स कहते थे, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जब हम छोटे थे तो जापानीज मॉडल की मारुति 800 आती थी, मारुति कार आती थी, फिर मारुति आने लगी 800, फिर उससे 5 गियर वाली आने लगी। लोगों ने कहा नहीं, स्टीम आने लगी, अच्छी लगी स्टीम, बड़ी अच्छी चली। फिर उसका क्रिटिसिज्म हुआ, नहीं और लंबी होनी चाहिए, सीलो कार आ गई, और अच्छी चाहिए, ज्यादा लंबी है, थोड़ी ऊंची करने लग गए। आज क्या गाड़ी खत्म हो गई, नया मॉडल नहीं आएगा, नया वर्जन नहीं आएगा, कोई पुराना वर्जन चल रहा है। नो, जो भी प्रोडक्ट है उसमें कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं। उन खूबियों को सेम रखो और कमियों को उसमें से निकालो, तो आपका नया साइनाथेसिस बन जाएगा। सेम यार, ये बिलीव करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जिसके बाद उस प्रिमिटिव सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था प्रोडक्ट वाला। अब इसको प्रैक्टिकल वर्जन में देखो, सोसाइटी में सबसे पहले क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी। कोई स्टेट नहीं, कोई किसी का लेन देन नहीं, सब अपनी अपनी जगह थे। लेकिन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया तो एक नया इरा शुरू हुआ, एग्रेरियन सोसाइटी आई। लेकिन उस एग्रेरियन सोसाइटी में भी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई ना कोई कमियां थी। जमींदारा, किसान, ये अलग अलग कैटेगरी में आ गए। किसानों ने कहा कि जमींदार अच्छा काम नहीं कर रहे, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
तो इंडस्ट्री पीरियड आ गया, इंडस्ट्रियल पीरियड कहते हैं। यहां इंडस्ट्री आ गई और लेबर आ गई। तो कहते हैं कि जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में हुआ था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में भी ये परमानेंट नहीं है इंडस्ट्री पीरियड। तो नेचुरली जैसे किसानों ने पीजेंट मूवमेंट शुरू हुए थे, वैसे लेबर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वैसे ही लेबर इकट्ठे हो जाएंगे और एक नई रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। अब देखो प्रोसेस बता दिया इन्होंने कि पहले पीजेंट्स इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने रेवोल्यूशन लाए, वो रेवोल्यूशन लेकर आए। अब यही जो लेबर क्लास है ये इकट्ठे होंगे और लेबर मूवमेंट लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा, इस इंडस्ट्रियल इरा का एंड हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। कम्युनिज्म में हम आगे डिस्कस करते हैं। हालांकि यहां आकर बहुत सारे कार्ल मार्क्स और उसके जो कंटेम्पररी मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे, वो उनमें हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता था। इन लेबर को ये कैसे इकट्ठे होंगे, ये अंदर से इनकी आवाज कैसे आएगी। कुछ लोग मानते थे कि अपने आप आवाज आ जाएगी, अपने आप सोचेंगे कि यार हमें ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, तो हम एक प्लेटफॉर्म में हैं। कुछ लोग कहते नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, लेनिन ने जैसे किया, माओ ने जैसे किया, और उनको बताओ कि तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और उन्हें इकट्ठा करो, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इकट्ठा करो। हालांकि जो भी रीजन थे, जो भी डिफरेंसेस थे, हम मार्क्सिस्ट को पॉलिटिकल ऑप्शंस में जब क्लासेस शुरू करेंगे और डिटेल करवाऊंगा मैं आपको। ये तो एक जनरल सा आइडिया देने के लिए बात कर रहा हूं मैं आपको। हालांकि एक लाइन मार्क्स ने अपनी बुक में लिखा है, ओ विश्व के मजदूरों। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया इन्होंने कि नहीं, कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यहां एक लाइन में मार्क्स को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ देते हैं और वो कहते हैं, विश्व के मजदूरों, तुम्हारे पास खोने को सिवा बेड़ियों के कुछ भी नहीं और पाने को आसमान पड़ा है। एक लाइन ने जेंटलमैन पूरे लेबर क्लास को इकट्ठा कर दिया। हमारे ओके, अब ये लोग लेबर क्लास सारी इकट्ठी होगी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर, हमारे। अब ये बात क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर जो थे उनको भी समझ आ गई। मान लीजिए गाड़ी पे बर्सरी कार में एक आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लेबर कितने हैं, 1000-2000 उसके अंडर काम कर रहे हैं। अगर वो काम छोड़ दें, ये लेबर क्लास काम छोड़ दे, तो आपको लगता है इंडस्ट्री चल सकती है? अब ये बात क्लासिकल लिबरल और कैपिटलिस्ट लोगों को समझ आ गई थी। अब जहां तो वो मार्क्सिस्ट की बात मान लें, तो जहां फिर उन्होंने अपने क्लासिकल लिबरल फिलॉसफी और आइडियोलॉजी में थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया और उन्होंने उसी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज किया और वही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म का इस पर इंपैक्ट था, पर डायरेक्टली आप ये लाइन मत कहिए। और इन्होंने अपनी फिलॉसफी मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ कर दी और यहां अभी भी रूल वही है, मैन को कंसंट्रेट किया, सोसाइटी को नहीं किया। सोसाइटी कर देते तो सोशलिज्म बन जाता, मैन कंसंट्रेशन रहा, लेकिन रोल ऑफ द स्टेट जो है, जो मिनिमम था उसको मैक्सिमम कर दिया, उसको क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। और ये मैक्सिमम रोल इतना मैक्सिमम हो गया कि ये वेलफेयर स्टेट बन गया। मेन मॉडर्न पॉलिटिकल जो फिलोसोफर थे वो थे J.S. मिल में आगे जाकर। हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका जनरल स्टडी से कोई लेन देन नहीं है, आप फिलॉसफी क्यों करवा रहे हैं, जब ऑन लिबर्टी के बारे में आपको नहीं पता। लिबर्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट लिखना है, इनर लिबर्टी, आउटर लिबर्टी,
तो आपको जेएस में लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। ये रिप्रेजेंटेटिव जो हम मॉडल डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं यहीं से लेकर आए हम लोग। तो जेएस मिल के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, हमें याद होना चाहिए। लास्की, एचआर लास्की, आपको याद होगा जब मैं राइट्स के बारे में डिस्कस किया तो सबसे पहले मैंने लास्की का नाम लिया था। क्लियर? तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। मैकाइवर तो जेंटलमैन ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जब कभी आपको स्टेट के रोल को क्रिटिसाइज करना हो और स्टेट के रोल को आपको यह बताना हो कि ये एक वेलफेयर के साथ साथ इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा है, तो आप इसे सर्विस स्टेट का नाम दे दीजिए। ये मैकाइवर थे जिन्होंने इसको सर्विस स्टेट के साथ जोड़ दिया। मैं 5 स्टार होटल में रुकने गया, मैं गाड़ी से उतरा, होटल का एक पर्सन आता है, वेटर मेरा सामान लेकर जाता है। मैं रूम पे पहुंचता हूं, सब क्लीन हो रखा है। मैं बेल मारता हूं तो वो मेरे लिए रूम सर्विस देता है। सेम यार, स्टेट भी मेरे लिए एक सर्विस स्टेट का रोल प्ले कर रहा है, जो मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो मेरे लिए लाइसेंस बना रहा है, चाहे वो मेरे लिए कॉलेज खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है, क्योंकि इसका काम मुझे सर्विस देना है। क्लियर? ये सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने आपको मार्क्सिज्म करवा दिया। नो, बेसिकली लिबरलिज्म, क्लासिकल और मॉडर्न का आपको एक आइडिया हो गया। आपको मार्क्सिस्ट और सोशलिज्म का भी रिलेशन समझ आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्क्सिस्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन ये मैं कोई बहुत डिटेल में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह नहीं करवाऊंगा इसे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहा जाता है एनसीईआरटी की किताब से करिए। 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एनसीईआरटी है, ये वही एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं, लेकिन मेथड चेंज करके। क्लियर है जेंटलमैन? आई होप आपको समझ आए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यस, आपका क्वेश्चन?